सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर। किस पर बच्चा? महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। आपने कई लोगों से अनुच्छेद संविधान के पढ़े होंगे, लेकिन आप हमारे साथ एक बार अवश्य जुड़ें और हमारी क्लास को ज़्यादा नहीं, मैं 2 मिनट का आपसे समय मांगूंगा। आपको 2 मिनट हमसे जुड़े रहना है, उसके बाद आप हमारी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देर नहीं करेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं करते हैं, शुरुआत कर देते हैं। हमने अनुच्छेदों को अलग अलग हिस्से में डिवाइड करके याद किया है, एक साथ नहीं किया है। उससे पहले थोड़ा जान लीजिए कि जैसे आपका है भारतीय संविधान, है ना। भारतीय संविधान का ही तो टॉपिक है अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान, ये है आपका भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान को हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, अनुच्छेदों में विभाजित कर दिया, फिर मैंने इसको किस में, अनुसूचियों में विभाजित कर दिया। तो हमने किस में विभाजित किया, पहले भाग में विभाजित कर दिया, उसके बाद हमने किस में किया, अनुच्छेदों में विभाजित किया, है ना, अनुच्छेदों के अंदर विभाजित कर दिया, फिर हमने किस में किया, अनुसूचियों में विभाजित किया। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी का ही एक टॉपिक है, इसमें अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा? अनुच्छेद। तो जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखते हैं अपना शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो सबसे पहले हमने क्या किया, भाग 1। भाग 1 क्या कहता है कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। भाग 1 में क्या लिखा है, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, ठीक है। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो इसके अंदर जो अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है ना बच्चा। 1 से लेकर कितने तक हैं, 4 तक अनुच्छेद है। तो इसके 1, 2, 3 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, चौथा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का क्या है बच्चा, संघ है, ये बात कहता है। हम इस संघ को क्या करते हैं, एक बॉक्स में या डब्बे में बंद कर देते हैं। समझाते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि जनरली प्रश्न जब पूछा जाता है, वो आपसे पूछा जाता है, कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा और आपसे पूछेगा भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का समूह है, भारत राज्यों का ग्रुप है, या भारत राज्यों का संगठन है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, भारत राज्यों का संघ है। जहां पर ये संघ शब्द लिखा होगा, ये इसी तरीके से अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, न कि यहां पर समूह शब्द प्रयोग किया गया है। क्या? ना ही समूह शब्द प्रयोग किया गया है, ना ही यहां पर ग्रुप शब्द प्रयोग किया गया है, और नहीं यहां पर क्या, संगठन शब्द प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से हम बात करेंगे अब अनुच्छेद 2 की। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया आपका 1 कि भारत राज्यों का संघ है, समूह है, ग्रुप है या संगठन। अब हम बात करते हैं प्रश्न अनुच्छेद 2 की, राज्य निर्माण या स्थापना। अनुच्छेद 2 कहता है राज्य निर्माण या स्थापना, ये बात कहता है। अच्छा, अब इसी के साथ हम तीसरा अनुच्छेद भी लिख लेते हैं, जिससे आपको चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। क्या कहता है कि किसी राज्य का नाम, क्षेत्र, निर्माण, स्थापना, समझ रहे हो, और सीमा। अब आपको ये लग रहा होगा अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में अंतर क्या है। तो इसमें क्या अंतर है वो आप समझिए। यहाँ पे लिखा है राज्य निर्माण या स्थापना, यहाँ पे भी लिखा है निर्माण और स्थापना शब्द। तो ये जो आर्टिकल या अनुच्छेद 2 ये बात कहता है, यहाँ पे ये प्रावधान है कि कोई भी अन्य देश, है ना, कोई भी अन्य देश है भारत के अलावा, किसी अन्य देश का राज्य भारत में शामिल हो, या किसी अन्य देश का कोई भी भूमि भारत में शामिल होती है और उसको राज्य गठन करा जाए या निर्माण किया जाए, उसकी स्थापना की जाए, वो उसका प्रावधान किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 2 में प्रावधान दिया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 3 में कि कोई भी भूमि है हमारे ही देश की है, उसको नए राज्य में कन्वर्ट करना, या उसका नाम चेंज कर देना उस राज्य का, या उसकी सीमा में विस्तार करना, या उसकी सीमा को कम करना। जैसे फॉर एग्जांपल अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया था कि जो उत्तर प्रदेश है, यूपी, उसको एक नया राज्य का निर्माण किया, यूके, जिसे बोलते हैं उत्तराखंड, है ना। तो इससे क्या हुआ, नए राज्य का गठन किया गया और एक उत्तर प्रदेश बना, है ना। उत्तर प्रदेश को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया, स्वयं उत्तर प्रदेश रहा और एक यूके में रहा, उत्तराखंड में रहा। ये है अनुच्छेद 3 में। अगर आप अनुच्छेद 4 को भी जानना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जो भी अनुच्छेद 2 और 3 है ना, इनमें जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, ये बात अनुच्छेद 4 के अंदर लिखी गई है। इतनी बात आप लोग समझ गए।
अब तक आपको हमने एक अनुच्छेद, 2, 3 और 4 ये अनुच्छेद पढ़ा है। पहले अनुच्छेद में मैंने बताया एक अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्यों का क्या होगा बच्चा, एक संघ होगा, है ना, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे में मैंने बताया किसी अन्य देश की कोई भी भूमि में आती है तो उसका राज्य निर्माण या स्थापना के बारे में बात की है मैंने। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि जैसे कोई भी हमारे देश की भूमि है उसके राज्य के नए राज्य का निर्माण करना, है ना, नए राज्य की सीमा का गठन करना या उसका नाम चेंज करना, है ना, इस तरीके से ये प्रावधान है। 4 में कहा गया है कि 2 और 3 के जो भी प्रावधान है उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, ये बात आपका किसमें लिखा है, अनुच्छेद 4 में ये बात लिखी है। आप लोगों को इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते आगे। अब हम बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 के अंदर है नागरिकता। क्या है बच्चा, भाग 2 के अंदर क्या लिखा है, नागरिकता। अगर आपसे कोई पूछे कि नागरिकता की अवधारणा हमने कहां से ली है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि भारत ने नागरिकता की अवधारणा कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। कहां से, ब्रिटेन से ली है। इतनी बात आप समझ गए। आपसे ये पूछे कि नागरिकता के आर्टिकल कहां से कहां तक है, इनका वर्णन कहां से कहां तक है नागरिकता का, तो ये 5 से लेकर और 11 तक है। कहां तक है, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है हमारे संविधान के अंदर। तो इनके कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल्स नहीं है, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बस यहीं पे छोड़ेंगे, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, प्रमुख अनुच्छेदों की। अब हम बात करते हैं भाग 3 की, है ना। भाग 3 के अंदर हमारे मूल अधिकार या इनको मौलिक अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए, या इनको मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। अगर इनकी अवधारणा की बात करें तो इनकी जो अवधारणा है हमारे भारत में कहां से शामिल किए गए हैं, तो अमेरिका से शामिल किए गए हैं। अगर हम इसके अनुच्छेदों की बात करें तो कहां से कहां तक वर्णन है, इनका 12 से लेकर और 35 तक वर्णन है। और हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान में 7 थे और 1 खत्म कर दिया गया। अब कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। इनको हम अलग से पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारे आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण हैं, तो इनके लिए हम अलग से क्लास लेके आएंगे मूल या मौलिक अधिकारों की, तो इन पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं किस पर, आपका भाग कौन सा है, 4, है ना, भाग 4। इसके अंदर है DPSP, है ना, जिनको हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं तो आप बता सकते हैं कौन से देश थे, आयरलैंड देश से लिए गई। इनकी अवधारणा कहां से ली गई है, DPSP की, आयरलैंड से। अगर आपसे ये पूछे कि भाग 4 के अंदर कहां से कहां तक अनुच्छेदों का वर्णन है, तो आपका अनुच्छेद से लेकर और 51 तक इनका वर्णन किया गया है। हम इन पे भी चर्चा नहीं करेंगे, एक भी आर्टिकल्स पे, इनको हमें अलग से पढ़ना है। कौन कौन सा टॉपिक आप बताओ, तो नागरिकता भी हम अलग से पढ़ाएंगे आपको, भाग 3 और आपका भाग 4, है ना। नागरिकता में 5 से 11 तक वर्णन है अनुच्छेदों का, भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स का वर्णन है, और भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक का वर्णन है। इन चारों टॉपिकों को हम अलग से, तीनों टॉपिकों को हम अलग से पढ़ेंगे। एक और टॉपिक है उसको भी हमें अलग से ही पढ़ना है। कौन सा है, वो है आपका मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक जो कर्तव्य थे ये भारत के मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। कौन से आर्टिकल के तहत, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन जोड़ा गया कब, 1976 में। कब जोड़ा गया बच्चा, 1976 में जोड़ा गया। अगर हम बात करें ये कौन से भाग में है, तो ये 4A भाग में है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये जो अनुच्छेद है 51A में इनका वर्णन है। इतनी बात जान गए। अब हमने क्या किया, एक तो आपका सबसे पहला भाग 3 है ना, भाग 3 के अंदर क्या है, मूल अधिकार कहां से कहां तक है, 12 से लेकर 35 तक है बच्चे, है ना। और भाग 4 में क्या है आपको बताएं, नीति निर्देशक तत्व है। क्या है, नीति निर्देशक तत्व। ये आपके 36 से लेकर और 51 तक हैं, और ये हैं। इन तीनों टॉपिकों को हमें क्या करना है, अलग से पढ़ना है। अगर आप कहेंगे तो हम भाग 2 को भी पढ़ा देंगे। कौन सा है, नागरिकता, और ये कितने से कितने तक है, 5 आर्टिकल से लेकर 11 आर्टिकल। इन सबको हम क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आपको शुरू के आर्टिकल्स पता चल गए। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की।
राष्ट्रपति के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन पे हम चर्चा करते चलते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ये बात किसमें लिखी गई है, अनुच्छेद 52 में लिखी हुई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब जब भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो हमने बनाया है तो इसके कुछ कार्य भी होंगी, है ना, इसके पास कुछ शक्तियां भी होंगी। तो अब आर्टिकल 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पास संघ की या केंद्र की क्या होंगी, कार्यपालिका की शक्तियां निहित है। कार्यपालिका की शक्तियां, है ना, किसके अंदर, राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं। इतनी बात जान गए। अब कार्यपालिका की शक्तियां किसके अंदर निहित है बच्चा, राष्ट्रपति के पास होती है। ये बात आपके अनुच्छेद 53 में लिखी है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 54 की, तो 54 में क्या है, ये निर्वाचन होना चाहिए। अनुच्छेद क्या कहता है, 57 क्या कहता है, ये आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया। पुनः निर्वाचन पर चर्चा की गई कि क्या भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, कि जी, इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। किसमें, आर्टिकल 57 में। अगर हम बात करें अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या है कि महाभियोग। अब महाभियोग क्या है, इस पर अगर हम बाद में चर्चा कर ले तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम इस पर कर देते हैं। महाभियोग जो ये है, ये हमने कहां से अवधारणा ली है, ये अमेरिका के संविधान से ली है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली है, हमने अमेरिका से ली है। महाभियोग क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है उसने अगर संविधान का अतिक्रमण किया है, किसका, संविधान का अतिक्रमण किया है, तो उसको किस तरीके से हटाया जा सकता है, वह प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया। उस पर क्या चलाया जाएगा, महाभियोग चलाया जाएगा। अगर किसका अतिक्रमण कर रहा है, अगर वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है ना। ये बात किसमें लिखी गई है, अनुच्छेद 61 में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद, महत्वपूर्ण है आपका 72। ये बार कई बार परीक्षा में पूछा गया है, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति, कि राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है जिसका क्या नाम है, क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के साथ किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया गया है तो उस दंड को भी बदल सकता है। समझ गए, इतनी पावर होती है राष्ट्रपति के पास। अब हम बात करेंगे किसकी, अनुच्छेद, महत्वपूर्ण आपका अनुच्छेद है 85, 85। इसमें लिखा गया है लोकसभा का विघटन, है ना, इसके बारे में, लोकसभा के विघटन के बारे में बात की गई है। किसका, लोकसभा के विघटन के बारे में बात की गई है। और कौन करता है बच्चा, राष्ट्रपति करता है। और किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री या पीएम की सलाह पर करता है। इतनी बात समझ गए। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 93। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। किसमें, लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में बताया गया है आर्टिकल 93 में। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण है 123, अनुच्छेद 123। अब ये अनुच्छेद 123 क्या है, अध्यादेश। क्या है, अध्यादेश। इसको समझ लीजिए, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ना, और इसको समझ भी लीजिए अध्यादेश होता क्या है। क्या नाम है, अध्यादेश। अब अध्यादेश को आपको समझने से पहले कुछ मेरी बातें समझनी होंगी। सबसे पहले आपको जानना होगा कि संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक तो आपका महत्वपूर्ण अंग होता है राष्ट्रपति, जिससे संबंधित हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। एक आपका होता है क्या, लोकसभा, और क्या होता है, राज्यसभा। ये 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कौन कौन बच्चा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, किसके, संसद के। ये 3 अंग, एक अंग ये है आपका, एक ये और एक ये। अब क्या हुआ बच्चा कि ये 3 अंग थे, तीनों की जब जरूरत पड़ती है तब कानून बनता है ना। लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में होगा, राष्ट्रपति अपने साइन करेगा तो कानून बन गया। आप सपोज करिए कि ना ही तो लोकसभा की बैठक चल रही हो, ना ही राज्यसभा की बैठक चल रही हो। ये दोनों की ही बैठक नहीं चल रही हो, ना तो लोकसभा की और ना ही राज्यसभा की। और भारत को किसकी, एक आवश्यक कानून की आवश्यकता है, किसी भी कानून की आवश्यकता है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। और वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, अध्यादेश जारी कर दिया। उस पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। एक तरह से वो कानून की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अब अध्यादेश जब जारी कर दिया, जब बैठक आएगी तो 6 माह के अंदर क्या होगा, उसका एक विधेयक रखा जाएगा इन दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में। अगर वो 6 माह के अंदर क्या हुआ, रखा गया और वो पास हो गया, तो वो निरंतर कानून के रूप में कार्य करता रहेगा। अगर पास नहीं हुआ तो उसी दिन वो कानून क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जब तक उसको जरूरत थी, राष्ट्रपति, क्योंकि इनकी बैठक नहीं चल रही थी, उन्हें कानून बनाना था, तो राष्ट्रपति ने क्या किया, अध्यादेश जारी कर दिया, है ना। वो एक कानून के रूप में एक कार्य करना शुरू हो गया।
अब हम बात करते हैं आर्टिकल, काफी महत्वपूर्ण है, जिसका क्या नाम है, अनुच्छेद 143। हमने 123 पढ़ा, अब पढ़ेंगे 143। 143 क्या कहता है आर्टिकल, कि सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति विधि से संबंधित सलाह ले सकता है ना। क्या करेगा, को जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या ले सकता है, विधि से संबंधित क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। अच्छा, यहां पर एक बिंदु और बोल दिया गया, वो क्या है, कि जो सलाह ये लेगा राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट जो सलाह लेगा वो क्या करेगा, मानने या मानने बाध्य नहीं है ना, सलाह मानने बाध्य नहीं है। वो उस सलाह को क्या करेगा, मान भी सकता है राष्ट्रपति या नहीं भी मान सकता है। इतनी बात आप लोग जान गए। तो राष्ट्रपति से संबंधित हमने कौन कौन से आर्टिकल आपको पढ़ाए, एक तो आपको 52 पढ़ा दिया कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, 53 पढ़ाया, उसके अंदर क्या है, 53 के अंदर बच्चा ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसके अंदर निहित होंगी, राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी, ये बात हमने पढ़ाई। उसके बाद हमने पढ़ाया आपको आर्टिकल 54 क्या है, निर्वाचन के बारे में, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 57 आर्टिकल पुनः निर्वाचन के बारे में पढ़ा, है ना, राष्ट्रपति से। फिर हमने क्या पढ़ा, 61 महाभियोग की प्रक्रिया, है ना, महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा 72 क्या, समाधान की शक्तियों के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 85, है ना, 85 में क्या पढ़ा, लोकसभा का विघटन, क्या पढ़ा, लोकसभा का विघटन, है ना, किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष के बारे में या स्पीकर के बारे में। उसके बाद पढ़ा हमने आर्टिकल 123 अध्यादेश, और फिर हमने पढ़ लिया आपका अनुच्छेद 143। 143 में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट से कौन सलाह लेगा, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह लेगा, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आपको इतने आर्टिकल समझ आए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, दूसरा भाग पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स। उपराष्ट्रपति से संबंधित 2 आर्टिकल महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ लेते हैं कौन कौन से, अनुच्छेद 63 और आपका अनुच्छेद 64, ये 2 ही आर्टिकल महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत का एक क्या होगा, भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 कहता है। 64 क्या कहता है कि राज्यसभा का एक पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा कौन, उपराष्ट्रपति। अब यहां पे एक बात और जानने योग्य है कि देखो यहां पे संविधान में ये तो लिखा है आर्टिकल अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन इसके लिए इसको वेतन भत्ते नहीं दिए जाते। उपराष्ट्रपति को वेतन और जो भत्ते मिलते हैं वो आर्टिकल अनुच्छेद के 64 में लिखा गया है कि राज्यसभा का एक पदेन सभापति होगा, कौन, उपराष्ट्रपति होगा। तो पदेन सभापति के रूप में, राज्यसभा के रूप में जब ये कार्य करता है, उसी के लिए इसको क्या दिए जाते हैं, वेतन एवं भत्ते दिया जाता है। किसको, उपराष्ट्रपति को। तो अगर आपसे प्रश्न को यह पूछता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को सैलरी मिलती है, तो आप कह सकते हैं नहीं मिलती, है ना। अगर इस तरीके से ऑप्शन आता है तो उसको किसके रूप में सैलरी मिलती है, तो पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल्स। किससे संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल। तो प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 74 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए कौन होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा। किसकी सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा, है ना। इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है बच्चा, मुखिया जो होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इतनी बात आप लोग जान गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, आर्टिकल अनुच्छेद 79 की। अनुच्छेद 79 क्या कहता है वो जान लीजिए। अनुच्छेद 79 ये कहता है कि भारत में क्या होगी, एक संसद होगी, एक क्या होगी, संसद होगी। और ये संसद की जो अवधारणा है वो हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन से ली है। इतनी बात आप जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 80।
80 में क्या क्या है कि एक उच्च सदन होगा। संसद के अंदर कितने सदन है? 2। आर्टिकल 79 अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले कौन है? 79 में संसद का वर्णन है। उसके बाद बड़ा जो होता है वो पहले आएगा, तो 80 पहले आर्टिकल आएगा, उसके अंदर उच्च सदन कहलाएगा, वो राज्यसभा होगी। उसके बाद 81 आर्टिकल पूछे आपसे तो लोकसभा होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। तो आप इतनी बात समझ गए, है ना। 74 में मंत्रिपरिषद, है ना, राष्ट्रपति की सलाह के लिए कौन होगा? एक सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति की सहायता के लिए। उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। 79 में संसद का गठन। संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन आर्टिकल 80 में है और निम्न सदन आर्टिकल 81 में है। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 100 की, 100, है ना। 100 आर्टिकल ये कहता है कि अध्यक्ष को निर्णायक मत देने की शक्ति प्रदान है। जैसे क्या कहने का तात्पर्य है कि जो सदन क्या क्या होता है? अध्यक्ष होता है, उसको निर्णायक मत देने की शक्ति होती है। ठीक है, निर्णायक मत देने की क्या होती है? शक्ति होती है। जैसे मान लो लोकसभा के अंदर कोई बिल रखा गया, है ना, कोई क्या रखा गया? बिल रख दिया जाता है, और उस बिल में क्या होता है कि मान लो 100 सदस्य हैं और उन्होंने क्या किया? 50 मत इसके लिए आए और 50 मत उसको पास करने के लिए आए और 50 मत उसको पास करने के लिए नहीं आए। अब इसका लोकसभा में अध्यक्ष है या स्पीकर है, उसको ये पावर है स्पीकर को कि वह या तो मान लो ये स्पीकर है तो उसका निर्णायक मत हो गया। अगर सपोज करो इस बिल पास करने में अपने उसने वोट डाल दिया तो वो बिल पास हो जाएगा। अगर इधर डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? तो बिल पास नहीं होगा। तो ये स्पीकर का जो मत हो गया वो निर्णायक मत हो गया कि नहीं हो गया? है ना, निर्णायक मत हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हुआ ये आर्टिकल। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 105 की। अनुच्छेद 105 में कहा गया है कि संसद के कुछ विशेषाधिकार हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संसद के विशेषाधिकार किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है। तो संसद के विशेषाधिकारों का कि किस आर्टिकल? अनुच्छेद 105 में। तो संसद के क्या है? कुछ विशेषा, ये किस आर्टिकल में है? तो आपका अनुच्छेद 105 आर्टिकल में इनका वर्णन किया गया है। इतनी बात जान गए, ठीक है। अब हम और देखते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 108 की। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? अनुच्छेद 108 कहता है संयुक्त अधिवेशन के बारे में। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, संयुक्त अधिवेशन, है ना। संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताता है अनुच्छेद 108। अच्छा, अब आप इससे कई प्रश्न बनते हैं, है ना, कई प्रश्न बनते हैं। एक तो आपको यह प्रश्न बनता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको कौन बुलाता है? एक तो यह प्रश्न बनता है। ये कई बार परीक्षा में बोला गया। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है बच्चा? राष्ट्रपति बुलाता है। अगर यहीं पर प्रश्न बोला जाए कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो आंसर बदल जाएगा। तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर, उसकी अध्यक्षता करता है। इतनी बात आप लोग समझ गए, है ना भाई। 108 आर्टिकल में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है ना। जैसे किसी भी कानून पर या बिल पर विवाद उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति कहेगा कि इस विवाद को जल्दी से खत्म करें, तो दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की एक साथ मीटिंग बुलाएगा, अधिवेशन बुलाएगा, है ना। और ये कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन को, और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर, है ना, या लोकसभा का अध्यक्ष उसका अध्यक्षता करता है। इतनी बात आप जान गए। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 की। 110 में क्या है? धन विधेयक के बारे में आपसे प्रश्न पूछता है कि धन विधेयक का वर्णन किस आर्टिकल में है, या धन विधेयक का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो आप बता सकते हैं कि धन विधेयक का प्रावधान आर्टिकल 110 में इसका प्रावधान किया गया है। अगर अब एक और प्रश्न इससे बन जाता है कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका जो निर्णय लेता है लोकसभा का स्पीकर। कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है बच्चा? तो इसका निर्णय लेता है लोकसभा स्पीकर, अनुच्छेद 110 के तहत। अगर आपसे कोई पूछे धन विधेयक किस आर्टिकल में, तो 110 में। अगर आपसे प्रश्न ये पूछता है कि कोई भी धन विधेयक
धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो वो लेता है लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 112 की। अनुच्छेद 112 में प्रावधान है बजट का, है ना। इसको आम बोलचाल में या बजट का प्रावधान है, इसको क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय लेन देन का विवरण। इसको आम बोलचाल में क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण का लेन देन, है ना। तो आर्टिकल 112 में क्या आ रहा है? बजट का प्रावधान है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 116 की, लेखानुदान। लेखानुदान, अब ये लेखानुदान क्या है वो भी जान लीजिए। कुछ खर्चों का वर्णन बजट में नहीं किया जाता। जो लेखानुदान होता है उसका क्या होता है? कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनका वर्णन किसमें नहीं किया जाता? बजट के अंदर नहीं किया जाता वर्णन, उसको अलग से बिल के रूप में लाकर संसद में पास कराया जाता है। अब क्या हुआ बच्चा, जो लेखा अनुदान क्या होते हैं कि वो बजट में उनका वर्णन नहीं है, लेकिन क्या किया? अलग से संसद में बिल लाया गया और उस बिल को क्या कर दिया? पास कर दिया गया। वो क्या कहलाएंगे? लेखा अनुदान कहलाएंगे। ऐसे प्रारूपों को हम क्या कहते हैं? लेखा अनुदान कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल यहीं पर पढ़ लीजिए, 148, है ना। 148 और पढ़ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे वो अगली क्लास में महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को रखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि हमारी क्लास काफी बड़ी होती जा रही है। अनुच्छेद 148 में किसका? नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे बोलते हैं CAG, कैग के नाम से जानते हैं। ये जो कैग होता है वो सीनियर IAS अधिकारी रैंक का अधिकारी होता है। ये जो कैग होता है वो सीनियर IAS अधिकारी रैंक का होता है। इसकी जो नियुक्ति होती है कैग की, वो कौन करता है बच्चा? अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो इसकी जो कैग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है बच्चा? राष्ट्रपति करता है। इसका जो मुख्य कार्य क्या है कैग का? वो होता है सरकार द्वारा सार्वजनिक मुख्य कार्य। आप समझ लीजिए ध्यान से कि सरकार का जो मुख्य कार्य क्या है कैग का, सरकार के लिए क्यों? नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या कार्य करता है मुख्य रूप से सरकार के लिए? तो ये जो कार्य करता है, सरकार द्वारा सार्वजनिक धन का, सरकार द्वारा जिस तरह से धन का आय या व्यय किया जाता है, जैसे जो सार्वजनिक धन है, सार्वजनिक धन, चलो नहीं हम स्लाइड ले लेते हैं। इसमें ये कहा गया है, जैसे ये जो कैग होता है अनुच्छेद 148 के अंदर CAG, है ना, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कि सरकार का द्वारा क्या? सार्वजनिक धन का सरकार द्वारा जिस तरह धन का क्या आय और व्यय, दोनों चीजें, कमाई और खर्च किया जाता है, उसका क्या रखती है? लेखा जोखा रखती है। लेखा जोखा रखता है ना, लेखा जोखा रखता है। सरकार ने उसको सही तरीके से खर्च किया है और उसकी क्या करता है? जांच भी करता है। कौन? कैग। आपने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इन सब की जो चीजें खोली थी कि इसमें घोटाला हुआ है 2G या नहीं हुआ है, ये किसने खोली थी? उसकी जांच किसने की थी? कैग। कैग ने ही तो ये पता किया था। तो समझ गए कि सरकार के जो भी आय कर रहा है या कमाई कैसे हो रही है, सही तरीके से हो रही है कि नहीं, उस पैसे को सार्वजनिक रूप से सही तरीके से खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसका लेखा जोखा कौन रखता है बच्चा? कैग रखता है। कौन? CAG रखता है। और उसी की क्या करता है? जांच भी करता है कि ये जो पैसा खर्च किया गया वो सही तरीके से किया गया, इसमें या कोई करप्शन हुआ है, इसकी जांच भी कौन करता है? कैग ही करता है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल महत्वपूर्ण है, उन आर्टिकलों पे चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारी क्लास को क्या कर दें? लाइक कर दें और दोस्तों पे शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।